भोजन के घटक। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था भोजन, जो कि हमें किससे मिलता होता है। अब हम पढ़ेंगे भोजन के कंपोनेंट्स। तो भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि चपाती है, दाल है, बैंगन है, सांभर है, ये किस किस के बने होते हैं। हम जैसे कि मांस का कोई व्यंजन है, सब्जी है, मठा है, अचार है, ये भी घर खाना है। अब हम कई बार बाहर होते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं, तो हमें ये सब नहीं मिलता, पर कोशिश करनी चाहिए कम से कम हमारे खाने में एक अन्न का चीज जरूर होनी चाहिए। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल और मट्ठा घी खाया जाता है। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये इनमें जल जो होता है वो सबसे जरूरी होता है, इसलिए हमें पानी की भी बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। तो ये जो भी खाना हम बनाते हैं, कच्ची सामग्री होती है, उसमें जल सबसे अधिक होता है, वाटर सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें कच्ची सब्जियां भी खानी भी चाहिए, जैसे कि खीरा, टमाटर, ये वगैरह। तो अब हम किसी चीज का कोई प्रैक्टिकल करके देखें, परीक्षण करें, जांच करें। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। तो इन परीक्षणों को भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करेंगे। हमें ये देखना है कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब देखने के लिए हम मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। अब जैसे कि आयोडीन का तनुघोल, यानी कि नमक उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ऐसे 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब हमें स्टार्च यानी कि मंड के लिए भी हमें परीक्षण करना होगा। तो हमें क्या है कि तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालनी होगी, कच्ची सामग्री के ऊपर डालेंगे तो उसमें रंग कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये नीला या काला हो गया, नीला या काला रंग क्या हो गया, स्टार्च की उपस्थिति दर्शाएगा कि इसमें स्टार्च है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण करना होगा। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें क्या जरूरी चाहिए है, उसका कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे, उसका चूर्ण बना के उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसमें जल की 10 बूंदे डाल देंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे। अच्छी तरह हिलाएंगे, प्रश्नली को रख देंगे। हम क्या देखते हैं कि उसका रंग बैंगनी हो गया। अगर बैंगनी हो गया तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। इसी तरह वसा के लिए परीक्षण, फैट के लिए परीक्षण करना होगा। तो क्या हम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लेंगे, इसे कागज के टुकड़े पर में लपेट कर कूट देंगे। तो अब जब कागज के टुकड़े पर उसको खाद्य पदार्थ को लपेट के कूटेंगे तो वो पेपर चिकना हो जाएगा, यानी कि इसमें फैट्स है। इस तरह कोई अगर किसी का खाद्य पदार्थ को कागज पर रगड़ते हैं, अगर उसमें फैट है तो वो धीरे धीरे चिकना हो जाएगा। तो और अगर हम उसको सुखा देंगे, सुखा देंगे तो उसमें से जल की बूंदें चली जाएगी। अब जैसे कि कच्चा आलू है, उसमें क्या होते हैं, स्टार्च होती है, दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में क्या होता है, फैट होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट भोजन होता है वो ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। अब विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक ये बात है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा यानी कि फैट और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा
स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे आँख, अस्थि और दांत मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन, वैसे तो विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतूंधी रोग हो जाते हैं। विटामिन सी से हमें रोगों को लड़ने की शक्ति मिलती है। इससे स्कर्वी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए आवश्यक होता है, और ये हमें किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। आप ये चित्र देखोगे तो इनमें पता चलेगी कि कौन से विटामिन से कौन कौन से स्रोत हैं। अब हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खनिज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे विकास के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज पदार्थों में से एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे से अधिक होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं इन पोषकों के अलावा शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। और ये क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में पोषण को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का अवयव बढ़ जाता है। इसका आयतन भी बढ़ा देते हैं। और ये जो रुक्षांश होते हैं ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। अब जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसको इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। तो एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लेंगे, उसके छोटे छोटे हिस्से काट लेंगे। क्या ऐसा करते समय हमारे हाथ गिले होते हैं? जब यानी कि हमारे हाथ गिले होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पानी है। अब हम देखते हैं खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है, लेकिन फिर भी खाद्य पदार्थ को पकाते समय भी हमें उसमें जल डालना पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के आहार की आवश्यकता होती है? क्या ये आप सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दाल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सत्तू है, गुड़ है, सब्जियां हैं, इन सब में पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से भी करना पड़ता है। उचित तरीके से पका हुआ होना चाहिए और उसके ऐसे पकाना चाहिए भोजन को कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। कुछ होते हैं जिनकी छिलकों में ही पोषक तत्व होते हैं, उनको छिलको उतारने से पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार के यदि सब्जियों फल संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जी और फलों की त्वचा में कई प्रकार के विटामिन और लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें से विटामिन और खनिज और लवण चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा चावल को और सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है, पर अत्यधिक भोजन को पकाने से क्या होता है? उसके पोषक तत्वों की हानि हो जाती है और उसमें जल भी खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा भोजन को नहीं पकाना चाहिए। और इससे क्या होता है? लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण भी खत्म हो जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक हो सके कच्ची सब्जियों को ही खाना चाहिए। हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देंगे, ऐसा नहीं होता। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं ये ठीक था? नहीं, खाली वसा युक्त भोजन खाने से उसको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। तो इससे क्या होता है? खाली वसा युक्त भोजन करने का कारण क्या बनता है? मोटापा बनता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है,
यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। जो कि हमारे वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभाव जन्य रोग कहते हैं। कोई व्यक्ति है प्रोटीन नहीं ले रहा है जैसे कि, तो उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां हो जाएगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति होगी तो भी ग्रोथ कम हो जाएगी, दुबला पतला होएगा और यहाँ तक कि चलने में भी असमर्थ होगा। ऐसी विटामिन और खनिज लवण के अभाव होगी तो उसमें कई तरह की विकृतियां देखने को मिलेगी। इसलिए अब आप जन्य रोगों की रोकथाम के लिए हमें एक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कि हमारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण सब पोषक तत्व होने चाहिए। अब है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग है, जैसे कि विटामिन ए से क्या होता है, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देना। विटामिन बी1 से बेरी हो जाता है, दुर्बल मांसपेशियां हो जाती है, सी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे हड्डियों में हड्डियां मुड़ जाती है। और कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दांत कम रोग हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गोइटर हो जाते हैं और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है। लोहा, आयरन कम होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी। अब तो हमारे इस लेसन से हमने क्या, इस पार्ट से हमने क्या समझा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और आहारी रेशे और जल होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य स्रोत हैं और हमें अपनी एक संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर का विकास आसानी से हो सके। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से हमें कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ओके बाय।